हेलो एवरीवन। सीएसआर एग्जाम के लिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ में आ गए हैं, जो कि है वुशर क्लेवेटा नेगेटिव फीडबैक लूप इन शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसमें सबसे पहले समझेंगे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ मासिव सेल्स जो कि हमारे शूट के टिप पर प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, हमेशा ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेंगे एंड दीज रिन्यू, ये सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है, तो स्टेम सेल्स ये होते हैं। ठीक है, और इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, जिसमें हमारी आ जाएंगे लीव्स फॉर्मेशन एंड फ्लावर फॉर्मेशन। दो चीजें करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में। और दूसरा है दैट दिस शूट एपिकल मेरिस्टेम ये एक स्टेम सेल का पूल बनाकर रखता है एट द टिप ऑफ द सेल, एट द टिप ऑफ द प्लांट। और इसी रीजन से ही प्लांट में जो एक ग्रोथ हमेशा होती रहती है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के प्रोसेस में रहता है, वो इन्हीं शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से रहता है। ओके, अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम की थोड़ी सी अगर एनाटॉमी की बात कर ली जाए तो इनको अलग अलग जोन्स और अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो इसमें एक जोन आता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल जोन। ये हमारा जो है ये सेंट्रल जोन है, और ये आपको टिप मतलब जो प्लांट की जो टिप है उसके बीचों बीच ये मिलता है। सेंट्रल जोन भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और एससी भी यहाँ पर सेंट्रल जोन को ही डिपिक्ट करता है। ओके, तो यही सेंट्रल जोन, ये दोनों ही पोर्शन सेंट्रल जोन के अंदर आते हैं। अब इनका फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल जोन इज द रिजर्वॉयर ऑफ द स्टेम सेल। स्टेम सेल का रिजर्वॉयर होता है, और यहाँ पर सेल्स बहुत ही धीरे डिवाइड करते हैं, इनका डिविजन रेट बहुत ही स्लो होता है। अब सेंट्रल जोन के आसपास जो हमारे सेल्स होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल जोन, जो कि कंप्लीटली सेंट्रल जोन को सराउंड करके रखते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, काफी तेज डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल जोन। और इनका काम ये होता है कि यहीं से हमारे लेटरल ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन होता है। लेटरल ऑर्गन्स जैसे लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स और फ्लावर्स में इनका डिफरेंशिएशन होता है, और ये पेरिफेरल जोन्स के ही थ्रू होता है। अब नीचे की तरफ ये सेंट्रल जोन हो गया, पेरिफेरल जोन हो गया, यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है हमारा रिब जोन। ये जो रिब जोन होता है यहाँ से इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम बनते हैं, जैसे कि पिथ और वेस्कुलेचर। वेस्कुलेचर का मतलब क्या है, वेस्कुलेचर में हमारे आ जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज में भी हमारे हो जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यहां पर हमारा हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, ये हमारे होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। और ये किससे बनेंगे, ये बनेंगे हमारे रिब जोन से। अब ये तो हमने समझा कि ये अलग अलग तरीके से जो जोन्स बनते हैं ये उनके सेल के डिवीजन की कैपेसिटी के हिसाब से या उनमें किस तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस हिसाब से इन जोन्स को डिसाइड कर लिया जाता है। मगर इसके अलावा शूट एपिकल मेरिस्टेम में एक और तरीके से हम उसका कैटेगराइजेशन करते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन द सेल डिवीजन प्लेट। ठीक है, इसका सेल डिवीजन प्लेट किस तरीके का होगा इस हिसाब से भी इसको डिवाइड किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। आप अगर यहाँ पर देख पाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर तीन जोन डिफाइन किए गए हैं, L1, L2 और L3 जोन। और ये पूरे आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम के हिस्से में ये पूरा एक तरीके से लेयरिंग फॉर्म करके रखते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक ये पूरा एक लेयर फॉर्म करके रखते हैं। ठीक है, अब इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनकी जो लेयरिंग है वो किस तरीके से करी गई है इसको भी देख लेते हैं। L1 जोन जो होता है ये हमारा ट्यूनिका, ट्यूनिका जोन में हमारे दो पोर्शंस आते हैं L1 और L2, और ये हमारा L1 जोन आउटर लेयर होता है। इट डिवाइड्स एंटी क्लिनिकली। मोस्टली जो भी ये लेयर्स का डिवीजन हुआ है ये इनके प्लेन ऑफ डिवीजन पर हुआ है। प्लांट्स में हमको दो तरीके का प्लेन ऑफ डिवीजन मिलता है। सबसे पहला जो हमको प्लेन ऑफ डिवीजन मिलता है वो होता है एंटी क्लिनिकल
और सेकेंड प्लेन ऑफ डिवीजन मिलता है पेरी क्लिनिकल डिवीजन, पेरी क्लिनिकल। एंटी क्लिनिकल का मतलब है कि जहां पर हमारे सेल्स जो होंगे उनमें डिवीजन अगर जो हो रहा होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। यहाँ पर डिवाइड कैसे कर रहे हैं, सेल्स में परपेंडिकुलर डिवीजन आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरीके के जो डिविजन्स होते हैं उनको हम एंटी क्लिनिकल डिवीजन कहते हैं। वहीं पर पेरी क्लिनिकल डिवीजन जो होते हैं, यहाँ पर दो सेल्स के बीच में जो डिवीजन आता है दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। अगर सरफेस ये है तो उसके पैरेलल आता है, इस तरीके के डिवीजन को हम पेरी क्लिनिकल कहते हैं। ओके, तो L1 का जो लेयर है यहाँ पर हमको मिल रहा है एंटी क्लिनिकल डिवीजन, और L1 क्योंकि हमारा सबसे आउटर लेयर है तो ऐसा लेयर जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स को ही फॉर्म करेगा, जैसे कि एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारा मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल बनाते हैं, ये हमारे एपिडर्मिस लेयर को फॉर्म करता है। सेकेंड लेयर आ गया ट्यूनिका में ही L2 का लेयर। नाउ दिस इज द सेकेंड लेयर, इट आल्सो डिवाइड्स एंटीक्लिनिकली, वही सेम डिवीजन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इट विल गिव राइज टू द सब एपिडर्मल टिश्यूज। सब एपिडर्मल टिश्यूज कौन से हो जाएंगे, जैसे हो जाता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस हो जाएगा हमारा सब एपिडर्मल टिश्यूज। और जो थर्ड लेयर है कॉर्पस, ये हमारा एक इंटरनल मास ऑफ सेल होता है जिसके ऊपर L2 और L1 का लेयर प्रेजेंट होता है। ये इनर मास ऑफ सेल्स एंड इट डिवाइड्स इन ऑल प्लेन। डिवाइड्स इन ऑल प्लेन का मतलब यहाँ पर ये है कि एंटी क्लिनिकल डिवीजन भी मिलेगा और पेरी क्लिनिकल डिवीजन भी मिलेगा, एंड इट विल गिव राइज टू द कोर टिश्यूज। कोर टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। कोर टिश्यूज में क्या क्या चीजें आ जाती है, कोर टिश्यूज में हमारे आ जाएंगे पिथ हो गया, आपका कॉर्टेक्स हो गया, वेस्कुलर बंडल्स हो गए जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, ये सारे आपके कोर टिश्यूज का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहां तक हमने समझा कि इस शूट एपिकल मेरिस्टेम को किस तरीके से उसके प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे डिवाइड करा गया है और उसमें कौन कौन से लेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये सब बात तो ठीक है, मगर ऐसी कोई सिग्नलिंग भी होनी चाहिए जो कि एक मेंटेन करके रखे स्टेम सेल की पॉपुलेशन को, और दूसरी तरफ कि कितने ऑर्गन्स बनने हैं वहां पर जो ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको। द बैलेंस बिटवीन स्टेम सेल्स मेंटेनेंस एंड ऑर्गन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, और यही जो बैलेंस है ये कंट्रोल कौन करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय वुशल-क्लेवेटा फीडबैक लूप। वुशल-क्लेवेटा फीडबैक लूप ये वाला काम करता है। तो सबसे पहले होता यहाँ पर क्या है, हमने भी समझा कि सेंट्रल जोन में होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है और यहाँ से ही हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से इसी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर हमारा ये वुशल जीन का एक्सप्रेशन होता है जिससे वुशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। वुशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये हमारे बने हैं ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ वुशल जीन। जब जीन का एक्सप्रेशन होगा तब ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनेंगे, और वो भी कहाँ, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में ऑफ द सेंट्रल जोन। अब जब ये एक बार बन गए उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये माइग्रेट करते हैं अपने ऊपर वाले लेयर में, जो हमारा L2 L3 का लेयर है। यहाँ पर ये वुशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ये माइग्रेट करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और इस माइग्रेशन की वजह से एक जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पर शुरू होता है जो कि है हमारी क्लेवेटा-3 जीन। ठीक है, यहाँ पर जब ये आएंगे तो जो हमारी क्लेवेटा-3 जीन है उसका एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। उसकी एक्सप्रेशन की वजह से वहां पर क्लेवेटा प्रोटीन बनने लगेगी। ठीक है, ये क्लेवेटा प्रोटीन जो होती है ये एक लिगेंड की तरीके से एक्ट करती है। द वुशल प्रोटीन मूव्स इन द ओवरलाइंग सेंट्रल जोन। इन द सेंट्रल जोन वुशल एक्टिवेट्स द जीन दैट प्रमोट्स द स्टेम सेल फॉर्मेशन एंड इनहिबिट्स द डिफरेंशिएशन। अब ये फंक्शन आप याद रखिएगा कि ये हमारी वुशल जीन का फंक्शन है जिसका मेन काम ये है कि स्टेम सेल्स के फॉर्मेशन को बढ़ाता है और उसका डिफरेंशिएशन को ये कम रखता है। ठीक है, उसके बाद में ये एक्सप्रेशन को भी एक्टिवेट करेगा ऑफ व्हाट, ऑफ क्लेवेटा-3 जीन्स। उनके एक्सप्रेशन को भी ये एक्टिवेट कर देता है। अब
क्लेवेटा जो जीन की फैमिली है, यहाँ पर 3 तरीके की प्रोटीन्स हमको प्रेजेंट मिलती हैं, क्लेवेटा 1, 2 एंड 3। 3 का फंक्शन हमने समझ लिया कि लिगेंड की तरीके से एक्ट करता है, मगर जो 1 और 2 होते हैं, दीज आर एक्चुअली द रिसेप्टर्स। ये क्या होंगे? ये रिसेप्टर होंगे। और जो हमारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजिंग सेल्स में ये जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन होता है, जिसमें क्लेवेटा 1 जो होता है, इसके पास में काइनेज लाइक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन भी करता है व्हेनेवर इट बाइंड्स टू द लिगेंड। एंड व्हाट इज द लिगेंड हियर? इट इज क्लेवेटा 3। ओके, सो क्लेवेटा 3 अब एक्सप्रेस होने लगा क्योंकि हमारे वुशल ने उसको सिग्नल दे दिया, तो उसका एक्सप्रेशन बढ़ गया। क्लेवेटा 3 इट इज अ स्मॉल सिक्रीटेड पेप्टाइड प्रोटीन सिग्नल, और ये सिग्नल क्या करता है? इट रिपोर्ट्स द स्टेम सेल स्टेटस, कि स्टेम सेल्स का नंबर कितना है और क्या अब उनमें डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लेवेटा 3 का काम यही होता है कि ये स्टेटस को रिपोर्ट करता है और फर्दर इनके डिफरेंशिएशन में भी ये एक ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। अब यहां तक हमको बात समझ में आ गई कि वुशल का एक्टिवेशन हुआ, उसने क्लेवेटा 3 के एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर दिया, वहां से वो क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाकर बाइंड कर गया। तो यहाँ पर जो लिगेंड हो जाएगा क्लेवेटा 3, रिसेप्टर्स हमारे क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 हो गए। इनके एक्सप्रेशन के, इनकी इस बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ? ये नेगेटिव फीडबैक इसने करा, इसने अपना जो ये इसका प्रिकर्सर था उसके ही एक्सप्रेशन को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। रिप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ वुशल जीन। ठीक है, यहाँ पर वुशल जीन का ही एक्सप्रेशन अब धीरे धीरे कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ क्लेवेटा 3 विद क्लेवेटा 1 and 2. When clavata 3 binds to clavata 1 and 2 receptors, it triggers the signaling pathway inside the organizing center. ये सारी चीजें हमारी organizing center में ही हो रही हैं। This pathway ultimately represses or turns off the expression of Wushel gene, और इसकी वजह से होता यह है कि अब less amount of Wushel gene is produced in the organizing center. अब ये तो चलो हो गया, अब इसके आगे क्या होगा? हमारा वुशल जीन का एक्सप्रेशन कम हो गया। अब इस एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पर क्योंकि वुशल जीन भी कम बन रही है, इसकी वजह से जो ये हमारा क्लेवेटा ज्यादा बन रहा था, ये भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि वही अल्टीमेटली उसके एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा था। सो लेस वुशल लीड्स टू स्लाइटली लेस क्लेवेटा 3। और यहाँ से अब धीरे धीरे जो उसके ऊपर एक रिप्रेसर का इफेक्ट आने लगा था वुशल के एक्सप्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो भी हटने लगेगा। विद लेस क्लेवेटा 3 सिग्नल द रिप्रेशन ऑफ द वुशल जीन इज लिफ्टेड। वहां से वो उसका एक जो रिप्रेशन था वो लिफ्ट हो जाएगा। एंड फाइनली उसकी वजह से क्या होगा कि वुशल का एक्सप्रेशन वापस से बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वापस से बढ़ जाएगा और ये साइकिल फिर से रीस्टोर हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वुशल क्लेवेटा नेगेटिव फीडबैक लूप। अब जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं CSIR के, वो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हो कि अगर इनमें से किसी एलिमेंट में म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमारा क्लेवेटा जीन में म्यूटेशन होगा तो वो स्टॉप सिग्नल नहीं देगा स्टेम सेल्स के बनने को। स्टेम सेल्स कहाँ पर उनको बनना है और कहाँ पर उनको अब डिफरेंशिएशन में जाना है, वो सिग्नल क्लेवेटा जीन के म्यूटेशन होने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से फिनोटिपिक इफेक्ट क्या होगा? मेरिस्टेम जो होगी बहुत इनलार्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा नंबर में स्टेम सेल्स बनने लगेंगे, जिसकी वजह से फैसिएशन हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्गन्स। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन्स बनेंगे भी वो फैसिएटेड होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है, नॉर्मल नहीं होंगे, उनमें किसी तरीके का जो स्ट्रक्चर में कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसकी रिजल्ट क्या होगा कि स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा बनने लगेंगे। क्लेवेटा जीन का फंक्शन यही होता है कि स्टेम सेल्स की जो पॉपुलेशन है उसका स्टेटस को बताना और दूसरा उसको डिफरेंशिएशन के लिए प्रॉम्प्ट करना कि अब आपको डिफरेंशिएशन करना है ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स, आपको बनाने के लिए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, अगर हमारा वुशल जीन के अंदर म्यूटेशन होता है विच इज सोलली there to maintain the reservoir of the stem cells, तो क्या होगा? यहाँ पर कोई गो सिग्नल नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो स्टेम सेल्स का हमारा फॉर्मेशन अब मेंटेन करने के लिए हो रहा था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मेरिस्टेम टर्मिनेट हो जाएगी। मेरिस्टेम वहां पर रहेगी ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे स्टेम सेल्स थे वो रहेंगे ही नहीं।
ठीक है, प्लांट डॉर्फिज्म में चला जाएगा। प्लांट की जो हमेशा जो ग्रोथ होती है वो इन्हीं सेल्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से प्लांट डॉर्फिज्म में जाएगा और उसमें हो जाएगी स्टेरिलिटी। फ्लावर्स नहीं बनेंगे, फ्लावर्स नहीं बनेंगे क्योंकि फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द प्लांट, और उसकी वजह से प्लांट किस में चला जाएगा, एक स्टेरिलिटी में चला जाएगा। और यहाँ पर अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, नो स्टेम सेल्स, कोई भी स्टेम सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। सो ये वुशल क्लेवेटा की फीडबैक लूप में अगर हम म्यूटेशन हो जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमने ये समझा। एक बार फिर से थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमारा जो सैम होता है दैट इज द पूल ऑफ सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का सेल्फ रिन्यूइंग पूल होता है और यहीं से ही प्लांट के जितने भी एरियल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीव्स, फ्लावर्स और स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इट्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर प्रॉपर जोनिंग और लेयरिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ये जो वुशल क्लेवेटा फीडबैक लूप है दैट इज एक्चुअली द सेंट्रल सिग्नलिंग जो मेंटेन करता है हमारे स्टेम सेल की पॉपुलेशन को। तो ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में समझी। मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट करूंगी कि और क्वेश्चंस इसके देखिएगा, ढूंढिएगा, सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्प कर रहा है। अपनी तैयारी जारी रखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।